आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली की ओर, जहां AIFSS कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह, यहां पर शिरकत कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनका संबोधन जारी है। सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। कि विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने से, नीतियों की चर्चा करने से, भविष्य की रणनीति बनाने से और भविष्य की रणनीति को शेप देने के लिए और एक सर्वस्वीकृत समाधान करने के लिए इस समिट बहुत सफल रहेगी, इसका मुझे विश्वास है। आज यहाँ पर युवाओं को पुरस्कार भी दिया गया है। हैकेथॉन के अंदर जिन्होंने अच्छे तरीके से विषयों को डेवलप किया है, और मुझे बहुत आनंद है कि हिंदी भाषा के उपयोग के लिए भी युवाओं को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को और हिस्सा लेने वाले, स्पर्धा में हिस्से लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि हमारे यहाँ फॉरेंसिक नया विचार नहीं है। ये बात सही है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर डिटेल इसका विवरण मिलता है। हम इसको ध्यान से देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अभी का मेडिकल साइंस आने से 2300 साल पहले, 600 साल पहले, 400 साल पहले किस प्रकार के मेडिकल साइंस के अभी के सभी तारणों को इन्होंने विस्तृत रूप से वर्णित किया है। और विष विज्ञान, विष की पहचान, संदिग्धों की बॉडी लैंग्वेज, बोलचाल के आधार पर आरोपियों की पहचान, इस तरह के साइकोलॉजी से जुड़े हुए विषयों पर भी आचार्य कौटिल्य ने बहुत डिटेल मार्गदर्शन विश्व का करा है। और मैं मानता हूं कि ये कभी भी कालबाह्य नहीं होगा, इसका उपयोग भी हमने करना पड़ेगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं आज के जमाने में न्याय को अगर समय पर उपलब्ध कराना है और दोष सिद्धि का दर, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना है, तो फॉरेंसिक साइंस के बगैर ये संभव ही नहीं। जो पूरा क्राइम का सिनेरियो बदला है, इसमें टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल्स द्वारा उपयोग, इंफॉर्मेशन के अलग अलग माध्यमों का उपयोग और कम्युनिकेशन के माध्यमों का उपयोग कर क्राइम को सीमा रहित बनाया है। पहले एक जमाने में क्राइम एक जिले की यूनिट में होता था, एक राज्य की यूनिट में होता था, एक देश की यूनिट में होता था। अब क्राइम बॉर्डरलेस हुआ है। वो राज्य की, शहर की, देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी लांघने का प्रयास कर रहा है। उसी समय फॉरेंसिक साइंस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और मुझे आनंद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय पहले इसको परख लिया था। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब 2009 में मैं वहां गुजरात का गृह मंत्री था। तब हमारी कैबिनेट में उन्होंने चर्चा की थी कि गुजरात में एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाए, एक ऐसी नींव रखी जाए जो आने वाले 50 साल तक देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार बने। और आज मैं बहुत हर्ष के साथ कह रहा हूं, जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का पौधा उन्होंने बोया था, वो आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के वटवृक्ष में बनकर अपने तरीके की विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी बना है। और मित्रों, मेरे लिए ये भी हर्ष का विषय है कि 1 अक्टूबर 2020 को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ। उस वक्त भी मोदी जी प्रधानमंत्री थे और मैं इस देश का गृह मंत्री था। मोदी जी के विजन ने इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के परिदृश्य को बदलने का काम किया है। जिस पर आरोप है उसको भी अन्याय न हो, और जो फरियादी है उसको तो जरा भी अन्याय न हो, इसकी चिंता करनी है
तो फॉरेंसिक साइंस को हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। 2009 और 2020 ये दोनों इनिशिएटिव फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बनाने के जो लिए गए, इससे न केवल हमें ट्रेन मैन पावर की उपलब्धता होगी, इसके साथ साथ अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए हमारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। एक प्रकार से जटिल केसों में विश्वसनीय तरीके से फॉरेंसिक असेसमेंट करने के लिए एक विश्वसनीय स्थान भी खड़ा हुआ है और देश भर की फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को बैक टेक्नोलॉजी को, फॉरेंसिक लेबोरेटरी को आधुनिक टेक्नोलॉजी देने का एक बहुत बड़ा मंच भी हमारी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी है। डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी, अनुसंधान, कई प्रकार के कार्यक्रम, कई प्रकार के अभ्यासक्रम वहां चल रहे हैं और कई प्रकार की स्वदेशी टेक्निक भी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने अपनाई भी है, इसको डेवलप भी की है और इसकी टूल किट्स भी बनाकर देश भर की पुलिस को देने का काम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने किया है। मित्रों, आज मैं 3 नए आपराधिक कानून आए हैं, इसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं। 2019 के अगस्त महीने से प्रधानमंत्री जी ने एक काम गृह मंत्रालय को कहा कि कॉलोनियल लॉ से इस देश को मुक्ति दिलानी चाहिए। 19 से 24 तक विशद चर्चा कर हम 24 में एक कानून लेकर आए। अब जब मित्रों इस पर चर्चा हुई तब मुझे मालूम पड़ा कि ये कितना जरूरी था। मैंने इसकी हर मीटिंग में क्लॉज बाय क्लॉज पुराने और नए दोनों कानून पढ़े हैं और मैं बता सकता हूं कि हम कितना नुकसान हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कर रहे थे। मित्रों, कोई भी कानून 50 साल के बाद बदलते परिदृश्य की लेकर कालबाह्य हो जाता है। अगर उसमें उचित परिवर्तन नहीं किए जाते हैं तो कानून इरिलेवेंट भी हो जाता है, अपना उद्देश्य भी खो बैठता है। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों कानून जिसका उद्देश्य भारत के नागरिक को न्याय देना नहीं था, अंग्रेजों की सरकार को बरकरार करना था, उसके उद्देश्य में ही खामी थी। नरेंद्र मोदी जी अपने नेतृत्व में 3 जो नए कानून लेकर आए हैं वो भारत के नागरिकों द्वारा, भारत के नागरिकों के लिए और भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं और मैं मानता हूं ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस कानून के अंदर अभी की सभी टेक्नोलॉजी को लीगल आधार देने का काम किया है और सिर्फ अभी की टेक्नोलॉजी को नहीं, आने वाले कम से कम 100 साल तक की टेक्नोलॉजी को समाहित करने का भी हमने इसमें प्रयास किया है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमने ई डॉक्यूमेंट और ई समन 2 व्याख्या की है। अब टेक्नोलॉजी जो बदल जाए, ई डॉक्यूमेंट जब लॉ एक्सेप्ट करता है तो मोड ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई महत्व नहीं रहता है और ई समन जब आप स्वीकार करते हो कानूनी रूप से तब मोड ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई महत्व नहीं रहता। इस प्रकार से लंबे समय तक हमने क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल सभी चरणों में टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया है और 7 साल या इससे अधिक जिसमें कारावास की सजा है उसमें हमने फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी किया है कि क्राइम सीन का विजिट एफएसएल ने करना ही पड़ेगा, उसको हमने मैंडेटरी बनाया है। और इसके कारण जो सजा कराने का दर है, दोष सिद्धि का प्रमाण है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों में आने वाले 1 दशक के अंदर दुनिया में सबसे अच्छा दोष सिद्धि का दर अगर किसी देश में होगा तो वो भारत में होगा।
और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अभी अभी आसाम का रिव्यू कर आया हूं। अभी पूर्णतया ये कानून लागू भी नहीं हुए, वहां अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, टेक्नोलॉजी स्थापित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। फिर भी इस कानून के तहत जितने केस चले उसमें पहले आसाम का दोषसिद्धि का दर 20% था, वो बढ़कर 56% हुआ है, मतलब 30% की वृद्धि हुई। देश का अभी दोषसिद्धि का दर 54% है और इसमें अगर हम 40% की वृद्धि करा सकते हैं तो मैं मानता हूं कि भारत के अंदर सच अर्थ में जिसका स्वप्न हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, कानून का राज स्थापित करने का स्वप्न हम पूरा कर पाएंगे। नए कानून के अंदर हमने टेररिज्म को भी डिफाइन किया है, वॉइस लॉग्स, डिजिटल वॉइस मेल, उसको भी स्थान दिया है। BNSS में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक साक्ष्य की वीडियोग्राफी, पूछताछ के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड को भी कानूनी आधार देने का हमने काम किया है। और कई जगह पे समय कम हो इसके लिए भी हमने प्रावधान किए हैं। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायिक व्यवस्था तीनों जगह पे हमने समय मर्यादाएं तय कर निश्चित अवधि के अंदर न्याय मिलने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है और इसके परिणाम भी मिलने लगे। कई सारे केस ऐसे आते हैं कि 23 दिन में बलात्कार के अपराधी को सजा कर दी गई, 100 दिन के अंदर ट्रिपल मर्डर केस को रिजॉल्व कर उसको सजा कराने का काम कर दिया गया, क्योंकि ये सब ट्रायल्स में जब टेक्निकल एविडेंस को मान्यता दे दी गई है तो साक्ष्य कम होते हैं, साक्ष्य की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है। मोबाइल का लोकेशन और टेक्निकल एविडेंस, ये दोनों को मिलकर न्यायाधीश तुरंत ही सजा करने का निर्णय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने पूरे हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिजिटाइज करने का भी प्रयास किया। आज देश में CCTNS के माध्यम से 100% पुलिस स्टेशन कंप्यूटराइज हो चुके हैं। लगभग 14 करोड़ 19 लाख FIR और उसके डॉक्यूमेंट्स लेगेसी डेटा के साथ हमने ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए हैं। 22,000 कोर्ट्स ई कोर्ट बन चुके हैं।